वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, जिसके लिए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे हमारे दो खास मेहमान, रुंगटा सिक्योरिटीज़ के सीईओ सुदर्शन रुंगटा और साथ ही जीएसटी इन्वेस्टमेंट के सीएफपी आदित्य शाह। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों को शो पर जोड़ें उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर अपनी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर दर्शक अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जो नंबर अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। 9619873567। अपने सवाल को लिखित रूप में भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके उस वीडियो को इस नंबर पर अपलोड भी कर सकते हैं और हम आपके सवाल को शो में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली दर्शक आकांक्षा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि सुदर्शन से सवाल पूछेंगी। आकांक्षा, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो, हाँ जी मैम, मैं आकांक्षा दिल्ली से। क्या करती हैं आप आकांक्षा? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, बताएं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी उसकी शुरुआत कर दी है या करने वाली है? नहीं, मेरे को अपनी इन्वेस्ट की शुरुआत करनी है। ओके। मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम। बताइए आपको किस फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना है? मैम मेरा बेटा अभी 2 साल का है। मुझे 15 साल बाद उसकी स्टडी के लिए 50 लाख और उसकी शादी के लिए 20 साल बाद 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैं SIP करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे पूछना है कि कौन सा फंड बेटर है। ओके, अभी आप कितना निवेश कर पाएंगी? अभी 5 से 7 हजार पर मंथ का मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ और कुछ अमाउंट मुझे 2 लाख के समथिंग मैं लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। 2 लाख आप लमसम कर सकती हैं और 5 से 7 हजार आप हर महीना कर सकती हैं, है ना? ये आपकी खुद की बचत है आकांक्षा जो आप निवेश करेंगी? मेरी खुद की बचत नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की इनकम है। मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे वो इन्वेस्ट करनी है। चलिए, अपने पति की इनकम को आप सही जगह लगा रही हैं आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने की, और आपने कदम बढ़ाया है और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपने अपना सवाल हमें भेजा। पढ़ाई का लक्ष्य है सुदर्शन 15 साल के बाद, और 20 साल के बाद बेटे की ही शादी का लक्ष्य है। 5 से 7 हजार रुपए ये हर महीना कर सकती हैं। उसके अलावा 2 लाख रुपए ये लमसम भी करने के बारे में सोच रही हैं। बताएं सुदर्शन। आकांक्षा जी, एक पहली बात मैं आपको बधाई दूंगा। एक बहुत अच्छी सोच है जो आपने इक्विटी से वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में आप उतरना चाह रही हैं। आपको जो एजुकेशन के लिए 50 लाख चाहिए 15 साल बाद, अगर हम रिटर्न की एक्सपेक्ट रखते हैं 12%, तो आपको 10,000 रुपया प्रति माह SIP में निवेश करना होगा। इसके लिए मैं आपको 3 स्कीम सजेस्ट करता हूँ। ICICI प्रूडेंशियल की मल्टी एसेट फंड, जिसमें आप 3,000 की SIP कर सकते हैं। UTI डिविडेंड यील्ड फंड, तो उसमें आप 4,000 की SIP से शुरू कर सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, उसमें आप 3,000 रुपए की SIP सेटअप कर सकते हैं। दूसरा सवाल आ जाता है, जो आपको शादी के लिए 20 साल बाद 50 लाख चाहिए, वही 12% का हम रिटर्न्स अगर एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको 5,000 की SIP से अभी शुरुआत करनी होगी। इसके लिए भी मैं आपको एक 3 स्कीम्स का सजेशन दूंगा, जिसमें है ICICI प्रूडेंशियल की FMCG फंड, आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसमें आप 1,500 की SIP कर सकते हैं। और PGIM इंडिया की मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, उसमें आप 1,500 की SIP से शुरू कर सकते हैं। और FMCG फंड में आप 2,000 की SIP कर सकते हैं। अब आपने कहा आपका प्रति माह आपका टारगेट है अभी 5 से 7 हजार करना, तो आप प्रोपोर्शनेटली मैं सजेस्ट करूंगा आप ये दोनों गोल्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे करीबन अगर 6,000 है तो 4,000 रुपया आप पढ़ाई के लिए सेटअप कर दीजिए और 2,000 शादी के लिए। और जो लमसम है उसको भी आप प्रोपोर्शनेटली इसी रेशियो में डिवाइड करके आप इन 6 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। आकांक्षा, कोई सवाल आपको पूछना है सुदर्शन से? मैम मेरे को एक ये भी क्वेश्चन है कि मुझे ना डायरेक्ट प्लान लेना है। डायरेक्ट प्लान आप क्यों लेना चाहती हैं? तो
मैडम उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। डायरेक्ट प्लान में तो कम हो जाता है, इसलिए आप लेना चाहती हैं। हाँ, तो मैं डायरेक्ट प्लान लेना चाहती हूँ, तो मुझे उसका प्रोसीजर पूछना है कि वो ऑनलाइन ही करेक्ट रहेगा या ऑफलाइन करेक्ट रहेगा। आपको ये भरोसा है कि ये आपके लिए सही है, क्योंकि आप शायद पहली बार निवेश कर रही हैं ना? जी जी जी। तो आप अगर डायरेक्ट प्लान लेती हैं तो बाकी तमाम सेवाएं और ट्रैकिंग वगैरह जो करना होता है वो आप खुद करेंगी? जी। इतना आप में कॉन्फिडेंस है? जी, मैं ये करने की कोशिश करती हूँ, कर सकती हूँ मैं इतना, अगर मेरे को थोड़ा प्रोसीजर पता हो कि ऑनलाइन का करेक्ट रहेगा या फिर ऑफलाइन का करेक्ट रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सुदर्शन, डायरेक्ट प्लान इन्हें खरीदना है, बताएं। आकांक्षा जी, आप डायरेक्ट प्लान अगर लेना चाहती हैं तो सबसे सरल तरीका होगा, आप फंड हाउस की वेबसाइट पे जाइए, जो स्कीम्स आपको सजेस्ट किए उनके फंड हाउस के वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप ऑनलाइन निवेश कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हर एक फंड हाउस अपने रजिस्ट्रार्स अपॉइंट करते हैं, जिसमें कॉमन है कैम्स और कार्वी। आप इन दोनों की वेबसाइट पे जाकर भी आप अपने आप निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक रजिस्ट्रार जो कैम्स और कार्वी है उनके जो शाखाएं हैं पूरे देश भर में फैली हुई हैं, आप वहां जाके फिजिकल फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं या फंड हाउस में जाके आप फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा कोई सवाल और पूछना है? नहीं मैम, ओके, थैंक यू मुझे सजेस्ट करने के लिए। एक्चुअली आपका चैनल मैं अभी कुछ टाइम से देख रही हूँ, उसको देखने से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं भी इन्वेस्ट करूं इसमें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करें, जो सलाह आपको दी है उस पर अमल करें। आगे कोई भी दिक्कत हो निवेश को लेकर तो अपना सवाल दोबारा भेज सकती हैं। धन्यवाद आकांक्षा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और संजय सिंह साहब फोन लाइन पर हैं जो कि आदित्य से सवाल पूछना चाहेंगे। सिंह साहब नमस्कार। हेलो, संजय सिंह सर, कैसे हैं? यस मैम। सर कहाँ से बोल रहे हैं? टीवी की आवाज बंद कर देंगे अपनी और मुझसे फोन पर बात करेंगे। जी, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ मैम। चेन्नई से बात कर रहे हैं, बताइए सर। आपने 5 फंड्स ले रखे हैं, 60,000 का आप निवेश करते हैं, 15 साल में 20 लाख चाहिए और 15 साल का तो आपका टाइम होराइजन सही है। ये जो आप निवेश कर रहे हैं ये आप कब से कर रहे हैं? यस मैम, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, 2019 से। बस ये पूरे निवेश से आपको केवल 20 लाख चाहिए 15 साल के बाद, है ना? नहीं, 20 लाख मेरा लमसम अमाउंट मैंने अलग से इन्वेस्ट किया हुआ है और 50,000 जो है मेरा जाता है टोटल। 60,000 का आपका SIP चल रहा है, 20 लाख का आपने एक मुश्त किया हुआ है। माफ कीजिएगा, मेरे समझने में गलती हो गई। वो अलग अलग फंड्स हैं। अच्छा जी, बिल्कुल समझ गई। तो ये दोनों ही में ही आप 15 साल बने रहेंगे, है ना? जी मैम। और क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से? मैम, अभी से 15 साल बाद मुझे ऑलमोस्ट 4 करोड़ चाहिए। 4 करोड़? जी। अर्ली रिटायरमेंट का आपका इरादा है? जी मैम। अर्ली रिटायरमेंट या कोई और प्लानिंग है आपकी? यस मैम। चलिए आदित्य, क्या रेकमेंड करेंगे? एक इनका SIP का पोर्टफोलियो है और एक इनका लमसम इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है। सबसे पहले तो मैम हमने देखा है कि इन्वेस्टर ने अभी बताया है कि वो 4 करोड़ चाहते हैं, तो वो 4 करोड़ 15 साल में अगर 60,000 रुपए की SIP करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पहुंचना, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी SIP को बढ़ाएंगे तो बेटर रहेगा। दूसरी बात मैंने नोटिस किया है कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर सेक्टोरल फंड्स हैं। सेक्टोरल फंड्स में एंट्री और एग्जिट बहुत जरूरी होती है और एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो इन एंट्री और एग्जिट को टाइम नहीं कर सकता है उनको सेक्टोरल फंड्स में नहीं जाना चाहिए। हमने देखा है टेक्नोलॉजी के फंड्स अभी कुछ 20 से 25% नीचे है अपने लाइफ टाइम हाई से, तो सेक्टोरल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालिए। तीसरी बात, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा अच्छे से बिल्ड कीजिए। आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड होने चाहिए। जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, DSP स्मॉल कैप फंड और DSP क्वांट फंड, और एक और फंड आप डाल सकते हैं मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। इसमें SIP को बराबर से स्प्लिट कीजिए, एग्जिस्टिंग SIP को यहाँ पे बराबर से स्प्लिट कीजिए और जो आपके पास एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनको धीरे धीरे रिडीम करके इन फंड्स के अंदर लेके जाइए।
बट आपको बहुत डिसिप्लिन रहना होगा और हर महीने आप SIP करेंगे तो शायद आप अपने गोल की तरफ रीच कर पाएंगे। संजय सिंह साहब कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? मैम मुझे ये जानना था कि मेरा जो लमसम वाला जो पोर्टफोलियो है वो क्या वो सही है या मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने की जरूरत है? आदित्य? जो लमसम का पोर्टफोलियो है वहां पे भी चेंजेस, ये जो 5 फंड्स बताए हैं उनमें आप SIP तो कीजिए ही, पर लमसम पोर्टफोलियो को भी इनमें शिफ्ट कीजिए। इसमें क्या है कि इसमें सारे टाइप के फंड्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड फंड, एक इंडेक्स फंड और एक मिड कैप और एक लार्ज कैप फंड। तो आपको सारे मार्केट कैप्स का एक्सपोजर मिलेगा, तो इसीलिए इन 4 या 5 फंड्स में आप रहे तो बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलन हमारे साथ फोन लाइन पर है। मिलन गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम। पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ, हम सभी SBI के फंड्स क्यों लिए हैं सर? SBI में ही मैंने पहले इन्वेस्ट किए थे, उतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए हम ले रखे हैं। और हम 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट 3 साल के बाद पूरा फंड हमने ले लिए थे, विड्रॉ कर लिए थे, एक इमरजेंसी आ गया था इसलिए। तो उसके बाद विड्रॉ करने के बाद आपने फिर शुरू किया SIP? हाँ। अच्छा। तो सबसे हम शुरू कर रहे हैं। SBI ब्लू चिप, SBI का इक्विटी हाइब्रिड है और फोकस्ड इक्विटी आपके पास है। 10 साल तक आप निवेश करना चाहते हैं और क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य मेरा एक बेटी है 2.5 साल के लिए, 2.5 साल, और हम तो 10 साल के बाद जो होगा वो उसका हायर स्टडीज है। ओके, 10 साल के बाद आपको कितने रकम की जरूरत पड़ेगी वैसे, कुछ आपने आंका है? वो करीब 40-50 लाख। 40-50 लाख। सुदर्शन, हम इनके फंड्स की एनालिसिस करें उससे पहले तो ये बताएं कि एक ही AMC के अगर सारे फंड्स पोर्टफोलियो में आप रखते हैं तो घाटा क्या होता है? कविता, इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि आपका एक फंड हाउस बायस हो जाता है पोर्टफोलियो। हर एक फंड आउट के सर्टेन एक प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस होते हैं। तो काफी टाइम क्या होता है, जब आप अलग अलग स्कीम्स में लेते हैं तो वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स ओवरलैप हो जाते हैं स्कीम्स में। सो ऑलवेज सजेस्टेड है कि आप डिफरेंट फंड हाउसेस लें तो आपको एक डिफरेंट फंड मैनेजमेंट टीम की सर्विसेज मिलती है। सो आपके पोर्टफोलियो को एक थोड़ा वैरायटी मिल सकता है इसमें। ओके, तो वैरायटी की जो आप बात कर रहे हैं इसमें हर फंड हाउस की अलग अलग फिलॉसफी होती होगी और फंड मैनेजर अपने विवेक के अनुसार निवेश रणनीति भी बनाते होंगे। तो अब बताएं इन्हें सभी SBI के ये फंड्स में क्या रहना चाहिए, अगर निकलना भी होगा तो किस में से निकलना चाहिए, क्यों निकलना चाहिए? हाँ जी, मेरा इनको सुझाव रहेगा कि SBI की इक्विटी हाइब्रिड और SBI फोकस्ड इक्विटी, ये दो में SIP बंद करके यहाँ से अपना रिडेम्पशन ले सकते हैं। और दूसरा जो नई स्कीम्स है जिसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो है टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड और ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। नाउ मैंने इनको जो हाइब्रिड फंड है उसके अगेंस्ट मैंने इनको टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड दे दिया है, जिसमें डेट, इक्विटी और कमोडिटीज भी इसमें उनको मिल जाएगा। इन फ्यूचर ये इन्वेस्ट IT और रिट्स में भी इनके इन्वेस्टमेंट्स ये फंड हाउस ये स्कीम्स में मैंडेट रह सकता है। दूसरा है फोकस इक्विटी, अगेन थोड़ा लार्ज कैप फोकस पोर्टफोलियो जो इनका ब्लू चिप में ऑलरेडी कवर हो जाता है। वैल्यू डिस्कवरी एक बहुत अच्छा फंड है जो वैल्यू डिटरमाइन करता है मार्केट में। जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्मिंग या वैल्यू में अभी तक क्रिएट नहीं हुई है बट पोटेंशियल बहुत अच्छी है, तो ये वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और विशाल शर्मा हमारे दर्शक फोन लाइन पर अब हैं। विशाल, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम फाइन। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। बताइए आपका सवाल क्या है? मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने लास्ट ईयर से इसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ में ₹5,000 से SIP किया हुआ इन्वेस्ट। इसमें मैं 1 ईयर से देख रहा हूँ कि मैडम इसमें कुछ ग्रोथ मुझे नहीं दिखा है इसमें, तो इसके बारे में मेरा पूछना था फाइनेंशियल एडवाइजर से कि इसमें फिलहाल के लिए इसको रखा जाए या क्विट किया जाए इससे।
विशाल, यही इकलौता फंड है आपके पोर्टफोलियो में? मैडम इसके अलावा था मेरे पास SBI में ब्लू चिप स्मॉल कैप फोकस्ड इक्विटी फंड ग्रोथ ठीक एंड है। निफ्टी इंडेक्स फंड। तो आपको परेशानी बेसिकली इसी फंड से है क्योंकि आप परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित है। बाजार को देख रहे हैं आप, बाजार को ट्रैक कर रहे हैं आप? इसमें मैडम मार्केट का मुझे पर्टिकुलर अच्छा नॉलेज नहीं है, इसी के लिए मैं SIP म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने के लिए है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए SIP के जरिए भी अगर आप निवेश कर ही रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका जोखिम जरूर कम हो रहा है क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जा तो आपके पैसे बाजार में ही रहे हैं। इसीलिए थोड़ा तो बाजार की चाल को समझना होगा। जो आप 1 साल से परफॉर्मेंस की चिंता की बात कर रहे हैं, इसमें पिछले कुछ महीनों की अस्थिरता भी शामिल है जिसकी वजह से आप परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित है। और वैसे भी अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आप 1 साल के नजरिए से नहीं करेंगे, ऐसा मैं समझ रही हूँ कि आप जानते हैं। आपको कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का नजर रखना होगा, खासतौर से जो आपकी कैटेगरी है लार्ज और मिड कैप। आदित्य, एक तो इस कैटेगरी की परफॉर्मेंस के बारे में हमको बताएं और उसमें भी मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप जो फंड है इसकी परफॉर्मेंस इसके पेयर्स के मुकाबले, इसी कैटेगरी के बाकी तमाम फंड्स के मुकाबले कैसी रही है, बताएं। सबसे पहली बात तो मैम, इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट को गोल के साथ टाई करना चाहिए। वो इन्वेस्टर ने बताया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, कभी भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम होराइजन जो है वो मिनिमम, मैं अपने इन्वेस्टर्स को कहता हूँ 7 से 10 साल तक रहना चाहिए। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स ये करते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो जब परफॉर्म नहीं करता है तो उसको छोड़ के नए बेस्ट परफॉर्मिंग फंड की तरफ जाते हैं और ऐसे करके वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो और टैक्सेस को इनकर करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड के चक्कर में। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मत कीजिए। 1 साल बहुत ही कम नजरिया है। पिछले 1 साल के अंदर मार्केट में सारे टाइप की कैटेगरीज के फंड से आप नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया है। जैसे मार्केट करेक्ट कर रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मोतीलाल का जो ये फंड है वो अच्छा फंड है, इसका पोर्टफोलियो अच्छा है, घबराने वाली बात नहीं है। जब मार्केट का रिटर्न नेगेटिव है तो इसका भी रिटर्न नेगेटिव है। बट मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट ये करूंगा, रादर देन गोइंग टू अ लार्ज कैप और अ मिड कैप फंड, आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को यूज कर सकते हैं जो आपको ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मार्केट कैप्स में एक्सपोजर देगा। मेरे हिसाब से पराग पर एक फ्लेक्सी कैप आप उसको आप पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं रादर देन मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। हाउएवर मोतीलाल लार्ज और मिड कैप फंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस यही गुजारिश रहेगी कि एक फंड को उठाइए और उसको मिनिमम 10 साल तक SIP कीजिए, तभी कंपाउंडिंग का इफेक्ट आए। आदित्य, लेकिन एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, फ्लेक्सी कैप में तो इनके पास स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर होगा, उसके मुकाबले अगर हम देखें तो लार्ज और मिड कैप में कितनी वॉल्टिलिटी और उतार चढ़ाव कम रहने की उम्मीद है? और दूसरा, ओवरऑल लार्ज और मिड कैप में किस तरह से पोर्टफोलियो को डिजाइन किया जाता है फंड मैनेजर के तहत, इसके बारे में भी जानकारी दें। मैम, सबसे पहली बात तो इन्वेस्टर ने बताया नहीं है कि उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है या उसके पास नहीं, मैं इन जनरल सवाल पूछ रही हूँ, विशाल के से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है ये। ठीक है मैम, फ्लेक्सी कैप फंड में ये रहता है कि हाँ जरूर वहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स रहते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते हैं। हाउएवर फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास होती है कि वो अच्छे ही स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। उनका कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा जो अल्फा होता है पोर्टफोलियो के अंदर वो आ जाता है। मैंने कई फ्लेक्सी कैप फंड्स देखे हैं जहाँ पे अच्छे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करके उन्होंने थोड़ा सा अल्फा जनरेट किया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लार्ज और मिड कैप फंड की बात कर रहे हैं आप, तो मेरे हिसाब से लार्ज और मिड कैप फंड में जाने के बजाय मैं तो ये करता हूँ कि लार्ज कैप फंड एक अलग से चूज कर लेता हूँ जो कि एक इंडेक्स फंड होता है, और अच्छा एक मिड कैप फंड चूज करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि दोनों ही कैटेगरीज में अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। पर लार्ज और मिड कैप फंड में भी कोई खराबी वाली बात नहीं है, पर मेरा अप्रोच ऐसे ही रहता है। चलिए, उम्मीद करते हैं विशाल आपको समझ में आया हो आदित्य ने क्या सलाह दी है, और इसी के साथ शो को आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे निवेश के गुरु मंत्र की ओर। सुदर्शन, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा? कविता, एक बहुत ही सिंपल है ये गुरु मंत्र, जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है जो मैं चाहूंगा कि हर इन्वेस्टर
इसको फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है। पहला है बिलीफ। जब आप इन्वेस्ट शुरू करते हैं तो आपको बिलीव होना चाहिए कि यस मुझे यहाँ से रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन और तीसरा है पेशेंस। मार्केट में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको ये 3 चीज होनी बहुत जरूरी है, बिलीफ, डिसिप्लिन और पेशेंस। ये तीनों आपको अलाइन करके साथ में फॉलो करना होगा और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, चाहे एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अगर कोई इन्वेस्टर 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, 99% इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि रिटर्न्स देगा, बट वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकते हैं या उनमें पेशेंस नहीं होता। अब मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो वो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं कि तो वो अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आदित्य, आपका गुरु मंत्र? जैसे कि हमने पिछले बार से नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना शुरू किया था, आज भी एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये सोने में इन्वेस्ट करने का वर्चुअल तरीका है। इसका फायदा ये रहता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर 2.5% इंटरेस्ट देती है जो सोने पे नहीं देती है, और इसको स्टोर करने का कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये पेपर फॉर्म में सोना है। गवर्नमेंट इसके ऊपर 2.5% इंटरेस्ट देती है और 8 साल तक का लॉक इन रहता है, और अगर आपने 8 साल के बाद इसको रिडीम किया तो इसके ऊपर जो टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, वो भी नहीं लगता है, और 5वें साल से ये ट्रेडेबल है। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है जिनको लॉन्ग टर्म के अंदर सोने में एक्सपोजर लेना है। पेपर सोना है इसको कहते हैं, और अच्छा प्रोडक्ट है जो एसेट एलोकेशन के अंदर यूज किया जा सकता है गोल्ड एक्सपोजर। चलिए, तो ये है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के निवेश के गुरु मंत्र। अब आखिरी सवाल लेंगे दर्शक का। हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, केवल 1 मिनट का समय है मेरे पास, और मैनिक दास का सवाल सुदर्शन के लिए होगा। सर नमस्कार, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है और 20 साल में आपको अच्छी कमाई चाहिए अपने इस पोर्टफोलियो से, है ना? हाँ मैम। ऑलराइट, आपका क्वेश्चन हमारे पास है। सुदर्शन, क्विकली क्या सलाह होगी? इनको मैं सलाह दूंगा कि एक तो जो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये तीनों में ये अपना निवेश बंद करके रिडीम कर सकते हैं। और 2 नई स्कीम्स जो इनके ऑलरेडी, उसमें एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की टेक्नोलॉजी फंड है, उसमें ये नया एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और एक दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड, इसमें ये एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इनका ओवरऑल जो स्कीम्स का है जो एलोकेशन था काफी अच्छी है, नो डाउट इन इट, बट क्या बहुत एक कैटेगरी बायस हो जाता है। ये लार्ज और मिड और स्मॉल कैप में ही पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। अगर ये पूरी फुल्ली मार्केट मोमेंटम और वॉलेटिलिटी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, इनका पोर्टफोलियो में थोड़ा स्ट्रेस टेस्ट होना बहुत जरूरी है, और उसकी वजह से ये सेक्टोरियल फंड्स थोड़ा उनके पोर्टफोलियो को एक ना बैलेंस दे सकते हैं अच्छे वक्त में। चलिए, जो फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं बदलाव के लिए, मैनिक जी आप उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। और इसी के साथ सुदर्शन आपका और आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। मुझे भी इजाज़त दे। जाते जाते आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ जा रहे हैं जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।